2007 का वाक़ा है और मैं छोटा सा बच्चा था और हमारे जो मोहल्ला था, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, मेरे नानी हाल वालों के पास, वो माहीगिर तबके से थे। तो बर्फ़ थोड़ी ज़्यादा गिर गई और बर्फ़ गिरने की वजह से जो एलटी नेटवर्क था वो गिरा हुआ था सारा। अब सारे लोग जो बच्चे निकलते हैं घरों से कि हम पहले तार लगाए ताकि मोबाइल भी चलना चाहिए और टीवी भी देखें हम। तो मैं भी निकला तो हमने देखा कि हमारे मोहल्ले की जो तार है वो गुम है। तो उसके बाद मैंने सुना वो किसी घर वाले ने अपने जो पर्सनल उसकी लाइन जा रही थी उसमें लगाई। तो हमारे गांव का औकाफ सदर जो उस वक़्त का था, उसका नाम मास्टर अब्दुल सलाम शाह साहब था। वो एमए इंग्लिश है और एमए अरबिक है। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे वापस जवाब दिया, आपने उस टाइम वोट डाला था। मैंने कहा जनाब मेरा तो वोट अभी तक है नहीं, लेकिन इस टाइम तो वोट की बात है नहीं, आप किस बात पे कह रहे हो वोट डाला था? हम आपके गांव के रहने वाले हैं, क्या यहाँ आप इस तबके के साथ नाइंसाफ़ी करना चाहते हो? तो उसके बाद में जब हमने उधर इधर से कुछ जुगाड़ करके और अपना पावर चलाया, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद एक बार मदनी साहब के पास गए थे कि हमारे मोहल्ले में पोलों की कमी है, तार बार बार गिर जाती है, कोई इंसिडेंट हो सकता है। मदनी साहब एमएलए थे। तो वहाँ से रिटर्न जवाब वापस आता है, रिप्लाई मिलता है मुझे कि क्या आपके गांव में कोई बड़ा बुज़ुर्ग नहीं है, उनको भेजो 10-12 बंदों को, उनसे मैं बात करूँगा। मुझे समझ नहीं आता कि इन सियासतदानों की सोच क्या है ये, कि भाई अब बंदा बड़ा होना चाहिए, अब छोटा नहीं चलेगा। मैं तो ये समझता हूँ अगर मेरे पास कोई नॉन वोटर, में भी एक जगह एक मीटिंग में था इस गांव से पहले वज़ीरपुरा में, तो वहाँ मैंने एक छोटा बच्चा देखा मीटिंग में जिसकी एज जो है 10-12 साल होगी। तो अब जैसे मैंने कहा आप लोग मेरा साथ दे रहे हो, हाथ खड़ा करके बताओ। तो उस बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। तो मैंने कहा उसको भाई आप भी हाथ उठाओ, आज आपका वोट नहीं है मुझे पता है, लेकिन 6 साल के बाद आप भी वोटर बनोगे। जब आप आज सीखोगे कि कैसे एक किसी के साथ बात करनी है, तभी आप कल मुकाबला भी करोगे, तभी आप कल सोच समझ के फैसला भी करोगे। तो उसी तरह जब मुझे उन्होंने वापस निकाला अपने गेट से तो मैं चला गया। उसके बाद एक एमएल जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट किस मिले, वो मोहम्मद अमीन भट्ट, तो हमने उसके साथ ज्वाइन किया। तो उसके बाद मैंने गांव की डेवलपमेंट के लिए, गांव की खिदमत के लिए अपने आप को गांव पे निछावर किया। और 2009 में मेरी लड़ाई हुई भट्ट साहब के साथ, और उनके साथ थे हमारे एक सीनियर कांग्रेस साथी मोहम्मद मकबूल ऋषि और अमल्ला मातू साहब, जो आज कांग्रेस की तरफ से कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी हैं। और इन्होंने बात की कि हम कुंड में ले जाएंगे R&B मिनिस्टर को। मैंने कहा क्यों, सारा ही वहाँ 10-12 मिनिस्टर ले गए, आज एक मिनिस्टर हमें भी दे दो। तो फिर उसके बाद ऋषि साहब बोले कि जनाब फिर हम उधर फलानी जगह। मैंने कहा ऋषि साहब आपका काम भी निकलेगा, हमारा भी, उधर ग्राउंड भी बड़ा है और एरिया भी ज़्यादा है कि मंडोल के लोग भी आ सकते हैं, चंदन के भी आ सकते हैं, हांजीपुरा के भी आ सकते हैं। बोला ठीक है। तो वो फाइट मैंने वहाँ से शुरू की कि अपना हक कैसे लेना चाहिए। तो R&B मिनिस्टर सरूरी साहब थे, 2009 की बात है। उनको गाँव में लेके आया तो मैंने उनसे वहाँ पर तकरीर में एक बात कही। मैंने कहा सरूरी साहब जितना बड़ा आपका बाथरूम है उससे छोटा मेरा मकान है, मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे कोई रोज़गार नहीं चाहिए, मुझे अपने गांव की तरक्की चाहिए। तो सरूरी साहब को वो बात उस टाइम चुभ गई। वो सोचने लगे इस बच्चे ने क्या कहा, और गांव वाले सारे हैरान हो गए। उसके बाद उन्होंने उसी टाइम ऐलान किया, ज़बानी ऐलान, कि इस गाँव में फ़लानी जगह रियाज साहब की डिमांड है ब्रिज, वो भी बनेगा, फ़लानी जगह ब्रिज। तो उन्होंने मेरे गांव के लिए 3 ब्रिज ऐलान किए, जिसमें से 2 बन गई, एक में कंट्रोवर्सी बन गई। PDP वालों ने ये कहा कि भाई ये कांग्रेस वालों ने दिया, इसको आप रुकवा दो किसी तरह, और बाद में वो पैसा लैप्स हुआ और फिर वो ब्रिज शिफ्ट हुआ एक्स MLA के गाँव में, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब के गाँव में, वो मंगहाल पता नहीं क्या बोलते उसको, उस एरिया में शिफ्ट करवाया उसने, और मैं लड़ता रहा। फिर उसके बाद 2011 में हमारे गांव के जो बड़े बुज़ुर्ग लोग थे, मान लीजिए उन्होंने मुझ पे बहुत एहसान भी किया, जिसमें से एक इस दुनिया से चल बसे, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ भट्ट। मैं अल्लाह ताला की तरफ हाथ फैला के दुआ करूँगा कि उनकी कब्र को
नूरानी बनाए, उनको आखिरत में इतनी खुशी दे, जन्नत के दरवाज़े उनके लिए खोले, ताकि अगर दुनिया में गलतियां होती हैं उनसे भी अगर कोई गलती हो उसे उसके लिए उसको बख्श दे। उन्होंने, और एक मुलाजिम थे उस टाइम नज़ीर अहमद भट्ट, वो आज भी हैं, और एक और हमारे बुज़ुर्ग भी हैं वो गुलाम हसन शेख। इन्होंने फ़ैसला किया कि इस बार हम रियाज़ को सरपंच कंटेस्ट में उतारते हैं। तो उन तीनों ने मिलके जब वो कैंपेन चलाई, फिर बारिश भी होती रही, डोर टू डोर हमने उस टाइम भी कैंपेन चलाई, हर घर पे पहुँचे हम, और नतीजा निकला हमने 525 वोट से सरपंच इलेक्शन जीता, और मुफ्ती साहब के सड़ों को हमने उस इलेक्शन में हराया, सरताज साहब के जीजा को। और जबकि सरताज साहब ने भी उस टाइम बहुत कोशिश की थी कि मतलब हम हार जाए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। उसके बाद जो भी इलेक्शन आता रहा वो मैं जीतता गया, मैं आगे आगे बढ़ता रहा इलेक्शन में। इसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं और भी आगे निकलूं, और मेरी डीडीसी बनने के बाद 2021 के और 22 के दरमियान कांग्रेस पार्टी के साथ थोड़ी बहुत तो में हुई, क्योंकि जो एक्स एमएलए हमारे हैं वो नहीं चाहते थे कि रियाज मानीगाम का नाम बन जाए, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब। तो उन्हीं के जो ज़बानी ब्लॉक प्रेसिडेंट वगैरह बनाए गए थे यूथ के, जबकि मैं उस टाइम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से स्टेट सेक्रेटरी बन गया था मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो वो मेरे खिलाफ कमेंट करते रहे जब मैं लोगों की खिदमत करता रहा। तो मैंने फिर एक बार लाइव प्रोग्राम में मैंने कहा अब मोहम्मद अमीन भट्ट को फैसला करना पड़ेगा, मैं कांग्रेस में रहूँ या उसका वो साथी रहेगा जो मेरे खिलाफ बकता है। तो उन्होंने मुझे जम्मू बुलाया, बोला आप ये लाइव डिलीट करो। मैंने कहा नहीं जनाब, मैं इलिटरेट नहीं हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ कि मैं इसको डिलीट करूँगा। तो बोला ठीक है फिर आप जम्मू आ जाओ। मैंने कहा फैसला करना पड़ेगा। तो मैं जम्मू गया, माही मुबारक का दिन था, तराइल पढ़ रहे थे उस टाइम लोग। मैं उसके दरवाज़े पे रात के 10:15 बजे के आसपास पहुंच गया। तो मैंने बोला साहब कहाँ? बोला साहब तो सोए हुए, और जो उसका पीएसओ था उसका कहीं सुबह 11 बजे का टाइम मिलने के बाद भी 11 बजे मैं फ़ोन करता हूँ, एमएलए साहब ने मुझे जम्मू एक्स एमएलए साहब ने बुलाया, तो 11 बजे मैं जब कॉल करता हूँ बोलते कि हम तो रामबंद वापस पहुँच गए। मैंने कहा मैं गरीब घर से था, अगर मेरे पास किराया नहीं होता, अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं होती, क्या मुझे जम्मू में भीख मांगनी थी? तो मैंने कहा इनको बोलना मेरी ये आखिरी सलाम है कांग्रेस पार्टी को और इनको। तो उसके बाद 6 महीने तक मैं ऐसे ही रहा, और 6 महीने तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। 6 महीने के बाद क्या हुआ कि मुझे एक साथी ने फ़ोन किया कि जनाब पार्टी, क्योंकि मेरे वर्कर चारों तरफ बैठे हुए थे, आपको पार्टी ज्वाइन करनी है? मैंने कहा हाँ जी, निकाह तो करना है, कुंवारा तो नहीं रहूँगा, तो ताकि वर्करों को भी पता न लगे कि इसने कौन सी बात की। तो वर्कर सोचते रहे शायद रियाज साहब को शादी का मूड बन गया तो ये शादी करने वाला है। तो मैंने सियासती तौर उसको जवाब दिया था बंदे को सामने। तो उसके बाद में श्रीनगर से मेरी मुलाकात बुखारी साहब से हुई, और जिस बुखारी साहब के ख़िलाफ़ लोग बक रहे थे, कुछ पीडीपी वाले, एनसी वाले, वो बी है, सी है, डी है, उस बुखारी साहब के दिमाग में, दिल में और उसके चेहरे से मुझे पता लग गया शायद कोई ऐसा इंसान इस टाइम दुनिया में दूसरा है। तो हमने फिर वहाँ पर बातें 4 की। एक तो ये बात बोली बुखारी साहब ने, बोलो बेटा आपको क्या चाहिए? मैंने वापस जवाब दिया इज़्ज़त। उन्होंने दोबारा बोला बेटा क्या चाहिए? मैंने बोला फिर इज़्ज़त। उन्होंने तीसरी बार बोला बेटा क्या चाहिए? मैंने बोला इज़्ज़त। बोला जाओ, आज से बुखारी साहब के बेटे हो आप, और मुझे मैंडेट मिले या ना मिले, आपने इज़्ज़त मांगी, आपने किसी की तरह पैसा नहीं मांगा, कोई और चीज़ नहीं मांगा, ओहदा नहीं मांगा, आपने इज़्ज़त मांगी। पार्लियामेंट्री कमेटी में जब बात होगी मैं एक ही फैसला करूंगा कि बुखारी साहब को मैंडेट मिले या ना मिले, रियाज मानीगामी को मिलना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हुआ, और उसके बाद जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी फाइनेंशियली, खुद के लिए नहीं, किसी गरीब के लिए, किसी यतीम बहन के लिए, किसी सीए पेशेंट के लिए, तो जब भी मैं बुखारी साहब के पास
फ़ाइल भेजता था तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर कार्रवाई होती थी। तो ये चीज़ चलता रहा और लास्ट आवर्स में मैंने देखा कि देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी के मैंडेट के लिए लोग वहाँ पैसे लेके भी गए थे। अब कितना लेके गए थे, करोड़ों में लेके गए थे, लाखों में लेके गए थे, लेकिन वहाँ से जवाब एक ही मिला। हमने उस यतीम को, उस गरीब को, जो लोगों के लिए निकला है, जो लोगों की खिदमत करना चाहता है, जिसके पास अपना मकान नहीं, हमने ज़बान दी है उसको, मैंडेट उसको मिलेगा। तो तब से लेके आज तक ये मेरी हिस्ट्री है। मैंने आपको शार्ट बोली, अगर मैं आपको बचपन से बोलूँ तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें आप किसी खातून से मुखातिब होकर बोल रहे हैं कि बुशुस यतीम, मैं आपका बेटा हूँ, यतीम हूँ, गरीब हूँ, तो आप मुझे वोट दीजिएगा, बुशुस तुमसी आवाज़ बन खतर दरामद। तो उसके बारे में, मतलब आपकी मदर के डिमाइस के बारे में, और आपने ये भी मेंशन किया कि आपका अपना घर नहीं है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अब ये क्लिप जो उन्होंने बनाई, छोटी क्लिप बनाई, उन्होंने पूरा अपलोड नहीं किया। अगर मैं कहूँगा अपोजिशन वालों को, जब भी आप करना चाहे किसी की क्लिप वायरल तो पूरी करो, लेकिन एक बात ये भी कहूँगा, जो जितना बदनाम हुआ है उसका भी उतना नाम हुआ है। शायद आपके चैनल के वसादत से मैं उनको ये इशारा देना चाहता हूँ, जितना वो मुझे बदनाम करेंगे उतना मेरा नाम होगा, क्योंकि ये रब के हाथ में है। अब बहाने अलग अलग है। ये सच बात है, मेरे पास मकान नहीं है। ये भी सच बात है, मेरे पास कोई ज़मीन भी नहीं है। अब जो था वो भी बेच दिया। और लोगों की खिदमत करते करते मैं अपने हर एक चीज़ बेचता गया, चाहे वो गाड़ी थी, चाहे वो ज़मीन थी, चाहे और कोई चीज़ थी। मैंने कोशिश की लोगों की खिदमत करते हैं, पता नहीं कब मौत आएगी, यहाँ भरोसा नहीं है। कई बार अपने ही दुश्मन होते हैं और कई बार गैर ही अपने बन जाते हैं। ये समझ नहीं आया अभी तक मुझे ये चल क्या रहा। लेकिन इस दौर में मैंने एक ही बात सोची कि अगर मैं पैसा जमा करूं, करप्शन करूं, वो पैसा जमा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, करूंगा क्या उसका? शादी तो मैंने की ही नहीं। और अगर शादी भी करता, मेरे बच्चे भी होते, क्या उस कब्र में यहाँ से जाने के बाद वो मुझे किसी तरह हेल्प कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी तरह मैंने फैसला लिया, करप्शन से दूर रहो, लोगों की खिदमत करते जाओ। लोग बोलते हैं, बोलने दो मेरे खिलाफ। मैं उस माँ के पास गया था और मैंने उसको ऐसे कहा, कश्मीरी में बोलूँगा मैं आपको ये वर्ड, और फिर बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोग कश्मीरी नहीं समझते, पहले मैं उर्दू में ही बोलता हूँ। मैंने कहा, माँ मैं यतीम हूँ, और यतीम हूँ मैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मेरे पास मदर नहीं है। यतीम दो प्रकार के होते हैं, किसी के पास मदर और फादर नहीं होता है। किसी के पास फादर नहीं होता, वो भी यतीम है। किसी के पास मदर नहीं है, वो भी यतीम है। और यतीम आप तब तक अपने आप को कह सकते हो जब तक आप अनमैरिड हो, क्योंकि ज़िंदगी में 3 किस्म के लोग आपके दुख में और आपके उस टाइम ज़्यादा शामिल होंगे जब आप एक तन्हाई में बैठे हो, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई है। एक तो आपके बच्चे, दूसरा आपका जो शरीक हयात होगा, जिसके साथ आपकी शादी होगी वो, तीसरा जब आप छोटे होते हो आपके जो फादर और मदर। एक बार आपका माँ बाप, दूसरी बार आपकी जिसके साथ शादी होती है, तीसरी बार जब आपके बच्चे होते हैं। ये 3 आपके लिए खड़े रहेंगे। भाई बहन ये तब तक खड़े रहते हैं जब तक आप लोगों में मतलब एक साथ हो, प्यार बढ़ता रहता है, और उसके बाद प्रॉपर्टी के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन उन 3 चीज़ों में इतनी लालच नहीं होती है। तो मैंने उनको कहा, माँ मैं यतीम हूँ और गरीब घर से हूँ, गरीब भी हूँ। आज मैं आपके सामने झोली फैला के आया, आज अपना वोट इस गरीब बेटे को दो। मैं इसको कश्मीरी में बता रहा हूँ आपको। बुशुस यतीम, बुशुस चैनिस दरवाज़स पे ओमुत मोजे हलम दारित, आज दित पनुन वोट पन्निस गरीब नेचिस। और उसको मैंने ये भी कहा कि हदीस पाक भी है, हदीस पाक त्यासा छो, अगर कहाँ हलम दारित ही दरवाज़स पे खाली कर जोन किया, और ये सच भी है।
अगर कोई आपके दर पे आता, आपके दरवाजे पे आता है झोली फैला के, और वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप एक काम कीजिए, उसको खाली मत भेजिए। अगर वो 100 रुपये मांगता है, 50 हैं आपके पास, 20 ही दे दो, लेकिन खाली मत करो उसको। तो ये वर्ड मैंने कही, मैंने हदीस से बाहर कोई वर्ड नहीं बोला। अब उन्होंने क्या लिखा है, भीख मांगने का नया तरीका, गरीब छुस, यतीम छुस, वोट दी तो यहाँ से छुद्रोमुत में बेश नहीं वोटो खदर। और अल्लाह पाक की कसम, उस नबी की कसम, मैं तब तक ये भीख मांगता रहूँगा जब तक अब उन लोगों से मैं भीख नहीं मंगवाऊँगा जो लोग अपने एजेंटों के थ्रू, अपने दलालों के थ्रू, अपने उन बिचौलियों के थ्रू इन लोगों से वोट लेते थे। मेरा डोर टू डोर कैंपेन चलाने का मुद्दा और मकसद असली ये है, मैं अपने लोगों को उनके वोट की कीमत बताना चाहता हूँ। आज रियाज मानीगामी जो इस टाइम भी ऑनरेबल डीडीसी मेंबर हैं, आपके दरवाजे पे भीख मांग रहा है। आप ऐसा करो, जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा, जम्मू कश्मीर का सीएम जो भी होगा, वो भी आपके दरवाजे पे भीख मांगने जब तक ना आए तब तक उसको अपना वोट मत दो। देश से ये डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 285 किलोमीटर्स आपने पार कर लिए। क्या लगता है आपको, कैसा रिस्पॉन्स है आपकी जो आवाम है, कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, कैसा प्यार मिल रहा है आपको लोगों से? लोगों ने अभी तक मुझे यही कहा कि आज तक हमारे दरवाजे पे कोई नहीं आया, और उनके आंखों से आंसू भी आए। अगर मैं आपको एक रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा बोझगाम की, और वो बहन रो कितना रही थी, तो उसके ससुर जी थे वहाँ पर, उसके फ़ोन से उन्होंने कॉल की और मुझे बोला कि भाई मैं वो फ़लानी बहन हूँ जिसकी आपने फ़लानी जगह मदद की, और जब आप हमारे गांव से आपने डोर टू डोर स्टार्ट किया तो आपने उस माँ को बोला कि मैं गरीब हूँ। वहाँ पर भी मैंने यही बात की, माँ मैं आज आपके दरवाज़े पे झोली फैला के आया हूँ, तो मुझे अपना वोट दे दो। तो बोला मुझे रोना आया लेकिन मैं घर भाग गई, और इस टाइम भाई आपको फ़ोन कर रही हूँ, आपके लिए लड़ूंगी, कैंपेन चलाऊंगी, आपके सामने नहीं आपके पीछे से कैंपेन चला रही हूँ। मैं अपने नानी हाल में घर वालों के घर, मतलब जहाँ पर उसके मायका है वहाँ गई, और जहाँ इसकी शादी हुई यहाँ पर भी, तीनों ही विलेजों में कैंपेन चला रही हूँ आपकी। और इसी तरह बहुत सारे बहनों और माओं की आंखों में से आंसू आए। दिवसर में मैं गया एक मकान पे, शायद बहुत बड़ा घर था, वो अच्छे लोग थे, और वहाँ से एक भाई निकला बाहर, तो मैंने उसको कहा भाई आज आपका भाई झोली फैला के आपके दरवाजे पे आया, और मैं गरीब घर से हूँ, बारिश हो रही थी, आज अपना वोट मुझे दे दो। तो पीछे से उसकी माँ आ गई। जब माँ बाहर निकली तो माँ ने भी यही बात कही, बेटा आपकी बातों से हमें इंसाफ आ रहा है, हमें ऐसे जैसे दिल में ऐसे लग रहा है कि तरस पैदा हो रहा है, तो रोना भी आ रहा है। मैं आपसे एक बात कह रही हूँ कि मेरा वर्ड है आपसे, अब तक हम किसको वोट दे रहे थे, किसको नहीं दे रहे थे, इस बार का वोट आपको मिलेगा। तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रहा, हर एक जगह से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और लोग समझ भी रहे कि इसने स्टार्ट किया, शायद इसमें हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। कल को जो कोई और लीडर, तो वो भी यही कहेगा कि जैसे रियाज मानीगाम कोई और भी आए, इसी तरह उन लोगों को वोट दो ताकि उनको हमारी कीमत पता लगे, हमारे वोट की। तो आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो इलेक्शंस आने वाले हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसा रहेगा इस इलेक्शन का हाल? देखिए अभी तक जो मेरा नज़रिया है, कुछ दिन पहले एनसी का जलसा हुआ चौगाम में, 125 गाड़ी डीएचपुरा से आई, 100 के आसपास अनंतनाग वेस्ट से आई, और तकरीबन 200-250 गाड़ियाँ जो हैं बाहर से आई हैं। और उसके अलावा भी 4 कानूनचूसियों का जलसा देवसर में किया गया, देवसर वाले लोगों को धोखा देने के लिए कि सब एनसी के साथ है, अपनी वेव बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और पीडीपी का देख रहा हूँ मैं, मोहम्मद सरताज मदनी साहब जहाँ चल रहे हैं, 30-40 गाड़ियाँ तो उसकी, जिसमें 10-1 गाड़ियाँ अपने गाँव से ही साथ होती हैं। जहाँ पर भी वो पब्लिक मीटिंग करते हैं वही 30-40 गाड़ियाँ साथ होती है, वही लोग उतरते हैं, और उस गांव के 10-12 लोग जो हैं मतलब सामने आते हैं, और बाकी उन्हीं लोगों को वो स्पीच देते हैं। लेकिन मैं जहाँ भी गया 100 घर 50 घर गाँव में किए, उन्हीं से मिला, अलग अलग लोगों से मिला,
और मेरे साथ होते हैं 10-20 लोग पीछे साथ भी, क्योंकि ज़िंदगी पे भरोसा नहीं। अगर खुदा ना करे किसी जगह कुछ हो जाता है तो शायद ये भाई कंधा भी दे सकते हैं मुझे, तो इसलिए साथ होना चाहिए। मुझे लग रहा है अभी तक कांटे की टक्कर है। अब अगर आप पार्लियामेंट की तरफ जाओगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 16,600 वोट लिए, पीडीपी ने 16,200 और अपनी पार्टी ने 4,000 वोट लिए। मैं यही बोलूँगा आपको सीधा, उस हिसाब से मुझे 4 गुना बढ़ाना है। लेकिन नेशनल का, पहले मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात बताऊँ। यहाँ इस टाइम देवसर में कांग्रेस पार्टी 6 से 7,000 वोट लेगी, 6 से 7,000 वोट कांग्रेस पार्टी भी लेगी। और इसमें मैं यही बोलूँगा आपको, वो माइनस होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और इसके अलावा क्या कहते हैं इसको कि हमारे एक डॉक्टर सुहेल उतरे मैदान में चौगाम से, वो वोट भी माइनस हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को। अब बोलोगे आप पीडीपी को, फिर पीडीपी जीत रही है, फिर तो यही बात है ना, पीडीपी भी 8,000 पे वापस आ गई। अब बोलोगे आप कैसे? पीडी जो हमारे जमाती भाई के कैंडिडेट उतरे हैं, तकरीबन वो भी 6-7 हज़ार वोट लेंगे और वो माइनस हो रहा है पीडीपी को। ये दोनों ही पार्टियां 7 और 8 के बीच में हैं। हमारा जो वोट है डोर टू डोर, मैं अब तक 7,000 फैमिलियों से मिला हूँ और हर फैमिली के पास 6 वोट, 7 वोट, 4 वोट हैं। लेकिन मैं 6 और 7 के बीच नहीं का बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन 2 वोट की जिनके साथ मैं मुलाकात करता हूँ। वो 7,000 फैमिलियाँ अगर हम उसको गुना करें तो वो 14,000 वोट होता है। 4,000 हमारे पास पुराना ही है, हम 18,000 के आसपास टच होते हैं और वो 8,000 के दरमियान रह गई। लेकिन ये वोट कन्वर्ट होगा, जो मैं जोली फैला के गया हूँ, ये कन्वर्ट होगा, ये 18 तारीख को पता लगेगा, आपको भी मुझे भी। अब मुझे कहाँ पर भरोसा हो गया कि ये कन्वर्ट हो गया? जहाँ केलम में पीडीपी का गढ़ था, जब मैंने वहाँ डोर टू डोर कैंपेन चलाई, उसके बाद मेरे वर्करों ने बोला कि जनाब आप केलम आइए। और जब मैं केलम गया तो हमारे मीडिया के लोग भी थे वहाँ, इतने लोग आए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। बहनें, माएँ, बुज़ुर्ग, नौजवान भाई मेरे सब मैदान में आ गए। तो मुझे वहाँ पर यह भरोसा हुआ कि मेरा डोर टू डोर जाना, मेरा हर घर पे जाना, मेरा हर दर पे जाना, ये वोट कन्वर्ट हो गया रियाज़ मानी की तरफ। और फिर भी मैं समझता हूँ मेहनत में नहीं छोड़ूंगा, मैं करता रहूँगा। जो मेरे पास अभी 1 दिन और बचा है, क्यों करूँगा? क्योंकि मैं अभी भी समझता हूँ पीडीपी, एनसी और अपनी पार्टी कांटे की टक्कर है।